आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोबारिक प्रोसेस का। और अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें 2 मिनट रिवाइज करा देता हूँ। देखो इस टॉपिक को समझना है ना। ओके, देखो तो हम लोगों ने एक प्रोसेस पढ़ी थी, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में अपना जो वॉल्यूम था वो कांस्टेंट था और वर्क डन कितना आया था, 0। ठीक है। और फिर एक प्रोसेस पढ़ी थी हमने, वो थी आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में अपना जो प्रेशर था वो कांस्टेंट था, और अगर तुम्हें याद हो तो उसमें वर्क डन कितना आया था, P V2 माइनस V1 या फिर NR T2 माइनस T1। तो ये दो प्रोसेस हमने पढ़ी। एक आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक में आपके कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, आइसोबारिक में जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है। तो आज अपन पढ़ते हैं आइसोथर्मल, फिर अपन न्यूमेरिकल करेंगे। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, आइसोथर्मल प्रोसेस। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, आइसोथर्मल प्रोसेस। यहां पे ब्रैकेट में लिख देना स्लो प्रोसेस। जैसे मान लो कि एग्जाम में तुम्हारे कोई एमसीक्यू आ गया कि एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, तो बताओ वो कौन सी हो सकती है, तो वो है आइसोथर्मल। ऐसा क्यों, उस पर भी मैं आऊंगा। ठीक है। तो अब तुम समझना, सपोज करो कि हमारे पास कोई कंटेनर है। ठीक है। मान लो कंटेनर में प्रेशर है P1, मान लो वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1, और मान लो नंबर ऑफ मोल्स N है, और आपका जो कांस्टेंट है वो मैंने आपको R दे रखा है। ठीक है। कांस्टेंट क्या दे रखा है, मैंने आपको R दे रखा है। मान लो कि मैंने इस कंटेनर पे एक आइसोथर्मल प्रोसेस करी। मान लो कि इस कंटेनर पे क्या करा, हमने एक आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ी। अभी मैंने तुम्हें कहा था कि आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है, जिसमें टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट। तो अब खुद मुझे बताओ, जब ये प्रोसेस खत्म होगी तो टेम्परेचर तो उतना ही रहने वाला है, वो तो चेंज करेगा नहीं, क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूं आइसोथर्मल है। मान लो कि प्रेशर हो गया P2 और वॉल्यूम हो गया V2, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम को कौन रोक रहा है, वो तो चेंज हो सकते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स N है और आपका कांस्टेंट कितना है, R। अब देखना, अब हम क्या करेंगे, देखो जब ये प्रोसेस चालू हुई तब आप आइडियल गैस इक्वेशन लिखो। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, इक्वल टू nRT1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। जब प्रोसेस खत्म हुई तब आइडियल गैस इक्वेशन लिखो। तो P2 V2 इक्वल टू nRT1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। और ध्यान से 1 और 2 को देखो, दोनों में राइट हैंड साइड बराबर है। ध्यान से देखो, आपकी जो पहली वाली इक्वेशन है P1 V1 इक्वल टू nRT1, तो राइट हैंड साइड nRT1, यहां पे भी राइट हैंड साइड क्या है, nRT1। तो इसका मतलब क्या है, जब LHS बराबर है, तो जब RHS बराबर है तो आपका LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो P1 V1 किसके बराबर आ गया, P2 V2 के। याद रखना, एक आइसोथर्मल प्रोसेस में P1 V1 किसके बराबर होता है, P2 V2 के, है ना। मान लो कि यहाँ पे P2 V2 सॉरी, P1 V1 किसके बराबर हो गया, P2 V2 के। एक तो आपको ये इक्वेशन बाय हार्ट याद रखनी है ना। कोई भी डाउट है अब तक तो आप पूछ सकते हो एक बार। अब तक कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि सर अभी ये डाउट आ रहा है हम लोगों को। नो सर। ओके, कोई डाउट नहीं है। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन। सपोज करो कि ये कंटेनर है, मान लो कि ये कंटेनर है, और मान लो कि इसमें 20 ग्राम हीलियम गैस भरी हुई है, और किस पे, 27 डिग्री सेल्सियस पे। और मान लो कि अभी जो वॉल्यूम है वो है 2 मीटर क्यूब। और मैं तुम्हें बोलता हूं कि मैंने इस कंटेनर पे एक आइसोथर्मल प्रोसेस करी। कौन सी करी, आइसोथर्मल। तो आपको बताना है कि मैंने इस कंटेनर पे एक आइसोथर्मल प्रोसेस करी और मैंने वॉल्यूम कितना कर दिया, 4 मीटर क्यूब। तो आपको बताना है कि इस कंटेनर में एक तो पहले प्रेशर कितना था, P1, एक आपको बताना है कि बाद में प्रेशर कितना होगा, P2, एक आपको बताना है कि बाद में टेम्परेचर कितना होगा, T2। ठीक है। और आपका नंबर ऑफ मोल्स और R तो उतना ही रहेगा। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, अब तुम सब ध्यान से सुनो। रिदम आपने अभी ज्वाइन किया, 2 मिनट देखना, देखो समझ में आ जाएगा, कोई हाईवे टॉपिक नहीं है। देखो शुरू में प्रेशर कितना है अपने को पता नहीं है, शुरू में वॉल्यूम कितना है, 2 मीटर क्यूब, शुरू में टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री। केल्विन में कन्वर्ट करो तो कितना आ जाएगा, 300 केल्विन। कभी भी टेम्परेचर आपको सेल्सियस में नहीं लेना है, हमेशा किस में लेना है, केल्विन में। और कैसे कन्वर्ट करोगे, +273 कर दियो। तो P है, V है, T है, और नंबर ऑफ मोल्स अगर तुम्हें निकालना नहीं आता है तो वो होता है मास अपॉन मोलार मास। तो कितना मास है हीलियम का, 20 ग्राम, हीलियम का मोलार मास 4 ग्राम, तो ये कितना आ गया, 5।
तो ध्यान से देखो, अब आप ये इक्वेशन पुट करो, P1 V1 इक्वल टू nRT1। तो P1 तो नहीं है अपने पास, V1 कितना है 2, नंबर ऑफ मोल्स कितने 5, R की जगह R, टेम्परेचर कितना 300, तो P1 कितना आ गया तुम्हारा 5 इंटू R इंटू 300/2, तो 2 से ये गया 150, तो 15 फाइजा कितना होता है, तो ये आंसर कितना आया 750 R। तो ये आ गया आपका P1। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, अब मैंने बोला कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो टेम्परेचर के बारे में तो तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो वैसे ही क्या हो जाएगा 300 केल्विन, और V2 है अपने पास कितना है 4, तो आप कौन सी इक्वेशन लगा दो, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो आपके पास P1 है, V1 है, V2 है, आपको मिल जाएगा P2। कोई डाउट है अब इसमें तो तुम पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है कि सर आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है, बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। एक और बात याद रखना, आइसोथर्मल प्रोसेस में P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है। याद रखना, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, उल्टा अगर वॉल्यूम घटा तो प्रेशर बढ़ेगा। याद रखना, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, V होता है। इस कंसेप्ट को याद रखना। अब कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो एक बार। ओके, कोई डाउट नहीं है तो टॉपिक लिखो, फिर अपन एक अच्छा न्यूमेरिकल करेंगे बड़ा। टॉपिक लिखो, वर्क डन, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। और आगे बढ़ने से पहले, वर्क डन का डेरिवेशन करने से पहले एक चीज तुम सब सीख लो और अपनी कॉपी में नोट बना लेना, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। अगर मान लो एग्जाम में तुम्हें आ जाता है कि बताओ dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो याद रखना dx अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x। और मान लो कि लोअर लिमिट x1 है और अपर लिमिट x2 है, तो अपन लिमिट कैसे लगाते देखो, पहले dx अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, लोअर लिमिट x1, अपर लिमिट x2। अब अगर तुम्हें इंटीग्रेशन करना भूल गए हो तो ध्यान से सुनना, पहले x की जगह अपर लिमिट पुट करो, तो ये हो जाएगा log x2, फिर लगाओ माइनस, फिर x की जगह लोअर लिमिट पुट करो, तो ये हो जाएगा log x1। और याद रखना log a माइनस log b क्या होता है, log a बाय b। अगर तुम्हें ये नहीं पता है तो एक बार राइट नाउ के लिए रट लो इसको, कि dx अपॉन x है और लोअर लिमिट x1 है और अपर लिमिट x2 है, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, log x2 अपॉन x1। तो dx अपॉन x का इंटीग्रेशन log, और ऊपर x2 है तो न्यूमरेटर में x2 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा x1। अगर तुम्हें नहीं पता है तो इसका अपनी कॉपी में एक नोट बना लो साइड में, क्योंकि ये अभी काम आने वाला डेरिवेशन में, लिख लो अपनी कॉपी में इसको। लिख लो इसको, तो dx अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, और अगर लोअर लिमिट x1 है अपर लिमिट x2 है तो आपको लिखना है log x2 बाय x1। ठीक है, अच्छा अब मैं आ रहा हूं वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस पे। अब तुम सब ध्यान से सुनो, मान लो कि ये मेरे पास कोई कंटेनर है, मान लो कि इसमें प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, और मान लो टेम्परेचर है T1, और मान लो नंबर ऑफ मोल्स N है और कांस्टेंट अपना R है। मान लो कि मैंने इस पे कोई आइसोथर्मल प्रोसेस करी, तो एक बात तो पक्की है, आइसोथर्मल है मतलब टेम्परेचर उतना ही रहने वाला है, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। मान लो कि प्रेशर हो गया P2 और वॉल्यूम हो गया V2, एन तो उतना ही रहेगा, आर उतना ही रहेगा। तो एक बार जब प्रोसेस चालू हुई तो आइडियल गैस इक्वेशन लिखो, तो क्या होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो P1 V1 इक्वल टू एनआरटी1। जब प्रोसेस खत्म हुई तो इक्वेशन लिखो, P2 V2 इक्वल टू एन आर, और यहां पे भी T1 ही आएगा क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। अब देखो अपन वर्क डन कैसे निकालेंगे, अगर तुम भूल गए हो तो अब मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। वर्क डन का फॉर्मूला होता है कितना प्रेशर लगाया इनटू कितना वॉल्यूम चेंज किया, डीडब्ल्यू क्या होता है पीडीवी। अब इस डेरिवेशन में अपने साथ एक दिक्कत है, दिक्कत यह है कि यार यहां पे पी भी चेंज हो रहा है और वी भी चेंज हो रहा है, तो यार अब दो अलग अलग चीजों को कैसे इंटीग्रेट करें। तो अब यहां पे अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखना, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है आइडियल गैस इक्वेशन, तो पी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एनआरटी अपॉन वी लिख सकते हैं।
पी को नीचे, वी को नीचे भेज दो, पीवी एनआरटी होता है, पी की जगह एनआरटी बाय वी। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, एन आर टी बाय वी डीवी। लेकिन अपनी प्रोसेस में टेम्परेचर कितना है, T1, तो यहां पे लिख दो T1। अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो तो खाली डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, एन कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, आर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और T1 भी कांस्टेंट है क्योंकि ये कौन सी प्रोसेस है, आइसोथर्मल। और अंदर क्या बचेगा, डीवी अपॉन वी। और ध्यान से देखो, पहले वॉल्यूम कितना था V1, तो लोअर लिमिट क्या आ जाएगी V1, बाद में वॉल्यूम कितना है V2, तो अपर लिमिट क्या आ जाएगी V2। अभी मैंने तुम्हें बताया dx अपॉन एक्स, x1 से x2 का क्या था, log x2 बाय x1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, nRT1 log V2 बाय V1। ये आपका फाइनल आंसर है। और कई जगह मैंने देखा है, कई बार एमसीक्यू में ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ये फॉर्मूला थोड़ा अलग तरीके से आता है, ध्यान से देखो। nRT1 किसके बराबर है, P2 V2 के भी बराबर है, nRT1 किसके बराबर है, P1 V1 के भी बराबर है। तो कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, nRT1 की जगह कई लोग ऐसे लिख देते हैं कि P1 V1 log V2 बाय V1, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, P2 V2 log V2 बाय V1। लिख लो अपनी कॉपी में, इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस का, लिख लो अपनी कॉपी में इसको। सर ये फॉर्मूला DW इक्वल्स टू PdV कहाँ से लिया आपने? चल मैं देखो यहाँ समझाता हूँ, तो लास्ट क्लास में गाया था ना, देख यहाँ पे ध्यान से सुन, बाकी सब लोग लिखो। देख, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है गगन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यस सर। और प्रेशर क्या होता है, याद रखना, प्रेशर मतलब दबाव, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स को अपन क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया। तो देख, फोर्स की जगह लिख प्रेशर इंटू एरिया और आ जाएगा एक्स, और एरिया इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम। तो वर्क कितना आ जाएगा, पीवी। मतलब अगर तूने वी वॉल्यूम खिसकाने के लिए पी प्रेशर लगाया, तो वर्क कितना करेगा, डब्ल्यू। तो मान ले कि मुझे छोटा सा वॉल्यूम खिसकाना है, तो अगर मान ले मुझे छोटा सा वॉल्यूम खिसकाना है, तो वर्क भी कितना करना पड़ेगा, छोटा। तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पीडीवी, वहां से आया है। लिख लो। और कोई डाउट है तो यार आप मुझे पूछ सकते हो, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस का क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन ही क्या है यार, ये कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट है तो पूछो मुझे। कोई भी सर डाउट आप पूछो। सर ये वापस रिपीट कर दो ना। कौन सा वाला स्टेप, देख देख, सबसे पहले तो तुझे इनिशियल इनिशियल जो कंडीशन है, उसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन लिख, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो पहले प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था, तो P1 V1 इक्वल टू nRT1। फिर मैंने एक आइसोथर्मल प्रोसेस करी, इसका मतलब टेम्परेचर क्या रखा मैंने, कांस्टेंट। तो टेम्परेचर उतना ही रहा T1, मान ले प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया V2, एन और आर उतना ही रहा। तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, P2 V2 इक्वल टू nRT1, क्योंकि T उतना ही है लेकिन P और V चेंज कर दिया। वर्क डन क्या होता है, PdV, पर PV क्या होता है, nRT। तो P को अपन क्या पुट कर सकते हैं, nRT बाय V, मैंने V को नीचे भेज दिया। और अब P की जगह पुट कर दे, इस P की जगह nRT बाय V। ठीक है, अब n कांस्टेंट है बाहर आ गया, r कांस्टेंट है बाहर आ गया, t कांस्टेंट है बाहर आ गया, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। और dv अपॉन v, लोअर लिमिट v1 अपर लिमिट v2, मैं तुम्हें अभी कहा था ये तुम याद कर लेना, log v2 बाय v1। अब nRT1 को ध्यान से देख, इधर nRT1 किसके बराबर है, P1 V1। तो nRT1 की जगह अपन P1 V1 भी पुट कर सकते हैं, इसकी जगह अपन P2 V2 भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, अगला क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, अब तुम लिख लिया सब लोगों ने ये? यस सर। अब क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखो। सपोज करो कि ये एक कंटेनर है, मान लो इसमें प्रेशर P है, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है, और मैंने इस पे एक आइसोथर्मल प्रोसेस करी। क्या करी, आइसोथर्मल। और मैं खुद लिख रहा हूं नीचे कि मैंने वॉल्यूम डबल कर दिया। क्या कर दिया, मैंने वॉल्यूम को डबल कर दिया। तो अब तुम ध्यान से सुनो, टेम्परेचर T था, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में T तो उतना ही रहेगा। वॉल्यूम डबल कर दिया तो वॉल्यूम कितना हो गया, 2V। अब ध्यान से देखना, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है आइसोथर्मल में। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, याद रखना। वॉल्यूम डबल किया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इस कंसेप्ट को तुम याद रखना। अगर मान लो मैं बोलता कि वॉल्यूम 3 गुना किया,
तो वॉल्यूम को लिखते 3v, तो प्रेशर को क्या लिखते हैं अपन, P/3। आया तुम्हें समझ में? इस कंसेप्ट को याद रखना आइसोथर्मल में। आइसोथर्मल में P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। तो अब अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ यहां पे कितना वर्क हुआ, तो देखो वर्क का फॉर्मूला क्या आएगा, देखो nRT1 log V2/V1। लेकिन क्या है कि अपन ये फॉर्मूला भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको n और r तो दे नहीं रखा है, लेकिन मैंने आपको एक और फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, P1V1 log V2/V1। अब इसमें वैल्यू पुट करो। देखो P1 मतलब पहले कितना प्रेशर था, P। V1 मतलब पहले कितना वॉल्यूम था, V। log V2 मतलब बाद में कितना वॉल्यूम है, 2V। V1 मतलब पहले कितना है, V। V से V गया तो आपका आंसर कितना आया, PV log 2। तो ये इसका आंसर है। कोई डाउट है अब इसमें तो मुझसे पूछ सकते हो कि सर आपने प्रेशर कैसे निकाला, हमें वो बता दो, तो वो भी पूछ सकते हो। सर आपने वर्क कैसे निकाला, वो भी पूछो, तो वो भी पूछ सकते हो। लेकिन डाउट है तो अब तुम्हें पूछना पड़ेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस T उतना ही रहेगा, लेकिन याद रखना आइसोथर्मल में P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है। V बढ़ेगा तो P घटेगा। अगर V डबल हुआ तो P आधा हो जाएगा, V ट्रिपल हुआ तो P 1/3 हो जाएगा। सर ये वैल्यू आपने जहां से रखी वापस बताओ उसको एक बार। कहां पे, ये वाली वैल्यू? इस तक देख ये वाले फॉर्मूले की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, W से लेके वो PV आपने लास्ट निकाला ना वहां तक। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन को रिपीट नहीं करते, एक और करते हैं। जिसको आ गया समझ में वो ट्राई करना। सपोज करो कि ये एक कंटेनर है, मान लो इसमें आपका जो प्रेशर है वो है P, वॉल्यूम है वो है V, और मान लो टेम्परेचर है वो है T। और मैं बोल रहा हूं कि मैंने प्रेशर डबल कर दिया। क्या किया, मैंने प्रेशर डबल किया, और प्रोसेस अभी भी क्या है, प्रोसेस है आइसोथर्मल। तो एक तो आपको बताना है कि प्रोसेस होने के बाद P क्या हो जाएगा, V क्या हो जाएगा, T क्या हो जाएगा। और दूसरा आपको बताना है कि इस प्रोसेस में वर्क हुआ कितना। ये दो चीजें आपको बतानी है, ठीक है? अब गगन तुम ध्यान से सुनना, बाकी लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को। देख गगन, आइसोथर्मल है मतलब तेरा T तो चेंज करने नहीं वाला, टेम्परेचर उतना का उतना रहेगा। मैं खुद बोल रहा हूं कि प्रेशर डबल किया, तो पहले P था तो बाद में कितना हो जाएगा, 2P हो जाएगा। लेकिन याद रखना आइसोथर्मल प्रोसेस में P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P होता है। तो P डबल हुआ तो V आधा हो जाएगा, तो V कितना हो जाएगा, V/2। कोई डाउट है अब तक? नो सर। ठीक है। अब वर्क का फॉर्मूला देख, वर्क के फॉर्मूले 3 पढ़ाए मैंने तुम्हें, nRT1 log V2/V1, एक ये भी पढ़ाया, एक मैंने पढ़ाया P1V1 log V2/V1, एक और मैंने कौन सा पढ़ाया, P2V2 log V2/V1। अब यहां पे यार ये वाला फॉर्मूला अपन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में कहीं एन और आर की बात करी नहीं। अपन ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, इनमें से कोई भी यूज कर ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख जैसे मान ले ये यूज करते हैं, तो P1 का मतलब है पहले कितना प्रेशर था, तो कितना था P। V1 का मतलब है पहले कितना वॉल्यूम था, कितना था V, और फिर लगा लॉग। V2 मतलब फाइनल वॉल्यूम कितना है, V1 मतलब पहले कितना है, तो ये आ जाएगा V/2 अपॉन V। तो V से V गया तो तेरा आंसर कितना आएगा, PV log हाफ। PV log हाफ, ये इसका आंसर है। तो अगर इसमें भी पुट करेगा ना दूसरे वाले में, तो भी ये आंसर आने वाला है, क्योंकि P2 कितना है, 2P, और V2 कितना है, V/2। तो 2 से 2 गया, इधर भी PV बचेगा बाहर, और अंदर log 2 log हाफ। अच्छा, किसी को अब आइसोथर्मल प्रोसेस में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके, कोई डाउट नहीं है। देखो आगे बढ़ने से पहले अपन 3 ग्राफ बना देते हैं, फिर एडियाबेटिक पाएंगे। देखो एक मैंने तुम्हें पढ़ाई थी आइसोकोरिक प्रोसेस, याद रखना आइसोकोरिक का जो पीवी ग्राफ होगा, प्रेशर वॉल्यूम, आइसोकोरिक का मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ग्राफ होगा ऐसा। ना तो आपका वॉल्यूम बढ़ेगा ना वॉल्यूम घटेगा, आइसोकोरिक है, ठीक है। एक अपन ने पढ़ी थी आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक में याद है तो प्रेशर कांस्टेंट था, तो पीवी ग्राफ कैसा बनेगा, ध्यान से देखना, ऐसा बनेगा। अगर इस ग्राफ में एरो इधर की तरफ है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है।
अगर आपका एरो पीछे की तरफ है तो इसका मतलब क्या है, कंप्रेशन हो रहा है, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है। इस चीज को याद रखना। अगर ऐसा ग्राफ है एरो उधर की तरफ है, मतलब आइसोबारिक एक्सपांशन। अगर ऐसा ग्राफ है एरो पीछे की तरफ है, आइसोबारिक कंप्रेशन। और तीसरा मैंने जो तुम्हें पढ़ाया आज वो था आइसोथर्मल प्रोसेस। तो पीवी कौन सी प्रोसेस थी, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और पीवी ग्राफ ऐसा बनता है। तो याद रखना, इधर भी एरो अगर इधर है तो इसका मतलब क्या है, क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। इधर एरो पीछे की तरफ है तो इसका मतलब क्या है, कंप्रेशन हो रहा है। इन तीनों ग्राफ को अब तक तुम्हें याद रखना है। तो एक बार अपन एक ग्राफ का क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपन एडियाबेटिक पे जाएंगे। आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट। गगन ध्यान से देख, ना तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना वॉल्यूम घट रहा है। तो आइसोकोरिक का ग्राफ ऐसा होता है, वॉल्यूम के परपेंडिकुलर। आइसोबारिक का ग्राफ ऐसा होता है, प्रेशर के परपेंडिकुलर। और आइसोथर्मल में ग्राफ स्ट्रेट होता ही नहीं, क्या होता है, कर्व होता है, क्योंकि पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वी के। लिख लो अपनी कॉपी में इसको। ठीक है, तो जैसे मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए, ये लिख लो अपनी कॉपी में, आराम से लिख लो। ठीक सर है, ये देखो। थर्ड वाला ग्राफ तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जैसा है ना? हाँ हाँ, बट ये बहुत, जब भी तेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना कुछ भी, तो उसका ग्राफ ऐसा ही बनता है। अच्छा देखो, अब मैं एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, इसको लिखना मत, इसको सिर्फ समझना। मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ऐसा कि ये पी है, ये वी है। और मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ऐसा, ए बी सी डी। और मान लो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ ए से बी कौन सी प्रोसेस है, बी से सी कौन सी प्रोसेस है, सी से डी कौन सी प्रोसेस है, और डी से ए कौन सी प्रोसेस है। मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, तो ग्राफ देख के पता पड़ना चाहिए। देखो, ए से बी आपका ग्राफ प्रेशर, मतलब ए से बी कौन सा हो गया, आइसोबारिक। और ध्यान से देखो, आपका एरो इधर की तरफ है, मतलब एक्सपांशन। बी से सी इधर की तरफ है, आइसोथर्मल, एक्सपांशन। अब ध्यान से देखो, सी से डी, एक बात तो पक्का है कि आइसोबारिक होगा, लेकिन कंप्रेशन, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है। और डी से ए, आइसोकोरिक। लेकिन आइसोकोरिक में गलती से भी एक्सपांशन और कंप्रेशन वर्ड यूज मत करना, क्योंकि आइसोकोरिक का मतलब होता है कि वॉल्यूम ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो खाली आइसोकोरिक वर्ड आता है। और इस एरो का मतलब क्या है, इस एरो का मतलब है प्रेशर बढ़ रहा है, बस यही मतलब है, और कोई तुक नहीं है इसका। तो तुम्हें समझ में आया? किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो। कोई भी डाउट है तो पूछो इस क्वेश्चन में, नहीं तो अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। देखो क्वेश्चन है ये, मैंने वैसे भी लिखने को मना किया था। तो क्वेश्चन है ये, मान लो कि आपके पास एक पीवी कर्व है ऐसा, ठीक है। मान लो ए बी सी डी ई। अब आपको बताना है कि ए से बी कौन सा है, बी से सी कौन सा है, सी से डी कौन सा है, डी से ई कौन सा है, और ई से ए कौन सा है। लगाओ, तुम सब दिमाग लगाओ, फिर अपन एडियाबेटिक पाएंगे। देखो, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, डी से ई और ई से ए से बी आइसोबारिक है, अगर तुम्हें कोई डाउट है तो पूछो। बी से सी आइसोकोरिक है, सी से डी आइसोथर्मल है, डी से ई आइसोबारिक है, ई से ए वापस आइसोकोरिक है। और अगर एरो इधर की तरफ है तो एक्सपांशन, आइसोकोरिक में कोई वर्ड नहीं आता है, वापस एक्सपांशन, डी से ई कंप्रेशन, ई से ए वापस कोई वर्ड नहीं आएगा क्योंकि आइसोकोरिक है। तो ये इनके आंसर है। किसी को इन सब में कुछ भी डाउट है तो पूछो यार, प्लीज यार।
सर एक बार ये एक्सपांशन वाला वापस बताना, मतलब देख एक्सपांशन कैसे होगा? देख अगर तेरा एरो इधर की तरफ है बेटा, ठीक है, अगर जैसे मान ले एरो इधर की तरफ है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपांशन। अगर एरो तो पीछे की तरफ है मतलब वॉल्यूम घट रहा है तो कंप्रेशन। जैसे देख यहाँ पे तो डी से ही कंप्रेशन, ए से भी एक्सपांशन। तो सर जो सेकंड वाला ग्राफ है उसमें फर्स्ट कंडीशन में दोनों साइड एरो है, तो उसको आप क्या बोलोगे? कौन सा? जो आपने सेकंड वाला ग्राफ नहीं बताया था आइसोबारिक का। ये वाला? हाँ, इसमें अब दोनों साइड एरो है ना, तो अरे वो तो मैं आप समझा इसको रहा क्या था, बोलोगे? वो तो मैं समझा रहा था कि अच्छा एरो समझा। पीछे हो तो कंप्रेशन, आगे हो तो एक्सपांशन। दोनों तरफ थोड़ी हो सकता है, या तो वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा, ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। वो तो मैं समझा रहा था कि ऐसा होता है। अरे मेरे भाई क्या कर रहा है। अच्छा अब तुम ध्यान से सुनो। तो ये हो गया। तो नेक्स्ट लिखो तुम अपनी कॉपी में, नेक्स्ट टॉपिक लिखो एडियाबैटिक प्रोसेस। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में एडियाबैटिक प्रोसेस। यार अब एक चीज तुम ध्यान रखना, इसका डेरिवेशन तुम्हें मेरे साथ साथ लिखना पड़ेगा। इसका सबसे लंबा है और सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले एडियाबैटिक प्रोसेस होती क्या है। याद है मैंने तुम्हें एडियाबैटिक वॉल पढ़ाई थी थर्मो के चालू में। मैंने कहा था कि एडियाबैटिक वॉल वो वॉल है जो ना तो हीट को अलाउ करती है ना मास को अलाउ करती है। तो याद रखना, एडियाबैटिक प्रोसेस में कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहता, ना प्रेशर ना वॉल्यूम ना टेम्परेचर। बस एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल क्यू जीरो होता है। डेल क्यू का मतलब है हीट एक्सचेंज। मतलब ना तो सिस्टम से कोई हीट बाहर जाती है ना सिस्टम के बाहर से कोई हीट अंदर आती है। तो कोई तुम्हें बोले कि राइट एनी वन इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एडियाबैटिक प्रोसेस, तो आपको बोलना है कि भैया हीट एक्सचेंज क्या होता है। हीट एक्सचेंज क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, जीरो होता है। बस यही इंपॉर्टेंट चीज है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, तो अब एडियाबैटिक प्रोसेस को अपन समझते हैं। तो मान लो कि ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। और मान लो कि मैंने इस कंटेनर पे एक एडियाबैटिक प्रोसेस करी। कौन सी प्रोसेस करी? एडियाबैटिक प्रोसेस करी। और मान लो प्रोसेस खत्म होने के बाद इसके अंदर प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया। याद रखना, एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जिसमें कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहता, ना प्रेशर ना वॉल्यूम ना टेम्परेचर, है ना। और मान लो कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स n है और कांस्टेंट r है, नंबर ऑफ मोल्स n है और कांस्टेंट r है। तो देखो, जब प्रोसेस चालू हुई तो आइडियल गैस इक्वेशन लिखो P1 V1 इक्वल टू nR T1। और जब प्रोसेस खत्म हुई तो आइडियल गैस इक्वेशन लिखो P2 V2 इक्वल टू nR T2। लेकिन याद रखना, क्या चीज याद रखनी है तुम्हें, एडियाबैटिक प्रोसेस में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे P1 इंटू V1 रेस्ट टू पावर गामा इक्वल टू P2 इंटू V2 रेस्ट टू पावर गामा इक्वल टू PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब तुम बोलोगे सर ये क्या लिखवा दिया आपने। देखो, तो एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर तुम प्रेशर इंटू वॉल्यूम की पावर गामा लगाओगे, गामा क्या है ये अपन आगे पढ़ेंगे। गामा डिपेंड्स ऑन गैस, कि कौन सी गैस है, सबका गामा अलग अलग होता है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रेशर इंटू वॉल्यूम रेस्ट टू पावर गामा करो तो उसका आंसर हमेशा के ही आता है, कुछ और नहीं हो सकता। तो चाहे जब प्रोसेस चालू हो रही है तो P1 V1 गामा, जब प्रोसेस खत्म हो रही है तो P2 V2 गामा। याद रखना ये गामा खाली V के ऊपर है, P के ऊपर नहीं है। या फिर बीच में कहीं पे PV गामा, हमेशा ये चीज क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो तुम्हें एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये इक्वेशन दिमाग में फिट करनी है। देखो ये वाली इक्वेशन तो हमेशा एप्लीकेबल है, आइडियल गैस इक्वेशन तो हमेशा लगा सकते हो। लेकिन यहां पे सिंस तीनों चीजें कांस्टेंट नहीं है तो अपने को एक सहारा कहां से मिलता है, यहां से, कि P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा इक्वल टू PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट। लिख लो अपनी कॉपी में, सर यहाँ पे के कांस्टेंट है। के कांस्टेंट है। और इसका सर कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल हो सकता है एडियोबैटिक प्रोसेस का? हाँ, एडियाबैटिक प्रोसेस का मैं एक बार लिखे, मैं तेरे को बताता हूँ। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें ना तो अंदर कोई हीट आती है ना अंदर से बाहर कोई हीट जाती है ना। जैसे मान ले कि तू थर्मस का ढक्कन लगा और फिर ढक्कन को दबा, तो वो तेरी एडियाबैटिक प्रोसेस होगी। क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एडियाबैटिक वॉल होना जरूरी है। और एडियाबैटिक प्रोसेस के ब्रैकेट में लिख लेना फास्ट प्रोसेस। लिख लो इसको अपनी कॉपी में।
ठीक है, अब देखो यहाँ, अब मैं तुम्हें इसका वर्क डन डिराइव कराता हूं। अब तुम सब ध्यान से देखना, ये लिख लो अपनी कॉपी में। अब देखो, अब एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क कैसे निकालेंगे, अब तुम ध्यान से देखना। देखो वर्क का फॉर्मूला तो वही है, क्या फॉर्मूला है, पीडीवी। अब अपन क्या करेंगे, देखो पीवी गामा क्या है, कांस्टेंट, तो पी को अपन क्या पुट कर सकते हैं, के अपॉन वी गामा पुट कर सकते हैं। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, देखो पी की जगह पुट करो के अपॉन वी गामा डीवी। एक बार इतना लिख लो अपनी कॉपी में। वर्क डन होता है पीडीवी, पर एडियाबेटिक प्रोसेस में पीवी गामा क्या है, कांस्टेंट, तो वी गामा को नीचे भेजो तो पी को अपन क्या लिख सकते हैं, के अपॉन वी गामा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, के अपॉन वी रेज टू पावर गामा डीवी। इतना लिख लो एक बार अपनी कॉपी में। देखो मेरे साथ साथ लिखना पड़ेगा, फटा तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आगे जाके ये। ठीक है, अब आप क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। तो खाली डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू होता है, के कांस्टेंट है, के को बाहर निकाल दो। ठीक है, ये 1 अपॉन वी गामा, इसको मैं लिख सकता हूं वी रेज टू पावर माइनस गामा डीवी। अब तक कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना लिख लो अब तक। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, पहले अपनी वॉल्यूम कितनी थी V1, बाद में वॉल्यूम कितना है V2। तो यहां पे लोअर लिमिट क्या लगाओ V1, अपर लिमिट क्या लगाओ V2। ठीक है, अब अगर तुम इंटीग्रेशन करना भूल गए हो तो याद है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1। भूल तो नहीं गए, इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होता है, x²/2। जो पावर है उसमें भी एक ऐड करो, और जो पावर है फिर उसको नीचे लिख दो। तो यहां पे इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, k की जगह k, v रेज टू पावर माइनस गामा का इंटीग्रेशन, माइनस गामा +1, और नीचे भी क्या आ जाएगा, माइनस गामा +1, और लोअर लिमिट V1 है, अपर लिमिट V2 है। लिखो अपनी कॉपी में इसको। ठीक है, अब देखो, ये जो माइनस गामा +1 इसको भी बाहर निकाल दो, मतलब 1 माइनस गामा को, जो नीचे है ना इसको बाहर निकाल दो। तो अंदर क्या बचेगा आपका V, 1 माइनस गामा, और नीचे लोअर लिमिट V1, अपर लिमिट V2। अब तुम्हें क्या करना है, ध्यान से देखो, k अपॉन 1 माइनस गामा को तो मत छेड़ो। अब ब्रैकेट में पहले v की जगह अपर लिमिट पुट करो, तो V2 1 माइनस गामा। ऐसे ही ओपन करते हैं, पहले v की जगह अपर लिमिट कितनी है V2, फिर लगाओ माइनस, फिर v की जगह लोअर लिमिट कितनी है V1 1 माइनस गामा। लिख लो एक बार इतना अपनी कॉपी में, बस 2 स्टेप और है फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब तुम देखो क्या करना है, बस इंटीग्रेशन तो हो गया यहाँ पे, बस एक लास्ट स्टेप और है। आप इस k को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो k V2 1 माइनस गामा माइनस k V1 1 माइनस गामा, और नीचे भी क्या आ जाएगा, 1 माइनस गामा। लेकिन अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, P1 V1 गामा और P2 V2 गामा दोनों किसके बराबर थे, k के। तो देखो, जब V2 है तो वहां पे k की जगह लिखो P2 V2 गामा, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है V2 1 माइनस गामा। इस k की जगह लिखो P1 V1 गामा, और यहां पे V1 1 माइनस गामा, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस गामा। अब तुम ध्यान से देखो यहाँ पे, तो V2 गामा, V2 रेज टू पावर 1 माइनस गामा, तो गामा माइनस गामा गया, तो खाली क्या बच जाएगा, P2 V2। यहाँ पे क्या बच जाएगा, P1 V1, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस गामा। और P2 V2 किसके बराबर होता है, nRT2 के। PV इक्वल टू nRT, और P1 V1 किसके बराबर होता है, nRT1 के अपॉन 1 माइनस गामा। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, अगर तुम कोई भी एग्जाम देते हो तो एडियाबेटिक प्रोसेस का फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में फिट होना चाहिए, nRT2 माइनस nRT1 अपॉन 1 माइनस गामा, या फिर P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस गामा। लिख लो अपनी कॉपी में इसको, लिख लो, और डाउट है तो पूछो। सर हाँ पूछो। सर फोर्थ स्टेप से वापस रिपीट करो ना। वापस देख, पहले तो DW PDV,
ये तो अपना स्टार्टिंग है, अपनी चारों प्रोसेस पूरी हो चुकी है। अब फिर एडियाबेटिक में पीवी गामा कांस्टेंट होता है, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, क्यों? क्योंकि यार पी और वी दोनों ही चेंज हो रहे हैं, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, तो अपने को इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैंने वी गामा को नीचे लेके, तो पी कितना आ जाएगा, के अपॉन वी गामा। तो फिर मैंने क्या किया, पी ए के अपॉन वी गामा, तो इस पी की जगह देखो क्या पुट कर दिया मैंने, के अपॉन वी गामा। फिर के को मैंने बाहर निकाल दिया, 1 अपॉन वी गामा को मैंने लिखा वी रेस्ट टू पावर माइनस गामा और डीवी। फिर वी रेस्ट टू पावर माइनस गामा का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक ऐड करो और जो पावर है उसको नीचे लिख दो, लोअर लिमिट v1 अपर लिमिट v2। फिर ये भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल लो, तो ये भी बाहर आ गया। अब अंदर बचा v रेस्ट टू पावर 1 माइनस गामा, लोअर लिमिट v1 अपर लिमिट v2। पहले v की जगह अपर लिमिट पुट करो तो देखो v2 आ गया, फिर v की जगह लोअर लिमिट पुट करो तो देखो v1 आ गया, और बीच में माइनस। ठीक है, अपना इंटीग्रेशन यहाँ पे पूरा हो चुका है। लेकिन क्या है कि ये कांस्टेंट k है, इसकी वैल्यू अपने को पता नहीं है, तो फाइनल आंसर k में क्यों लिखे, तो इससे अच्छा अपन पीवी में लेके आते हैं। तो अब k को मल्टीप्लाई करो, तो k इससे भी मल्टीप्लाई होगा, उससे भी मल्टीप्लाई होगा। अब इस k को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अपने को पता है कि p1 v1 गामा और p2 v2 गामा किसके बराबर है, k के। तो इस k की जगह तो p2 v2 गामा, इस k की जगह p1 v1 गामा, और यहाँ पे गामा है माइनस गामा, ये कट जाएंगे तो खाली v2 बचेगा, सेम कट जाएंगे, तो ये आपका आंसर आ गया। लिख लो, इंपॉर्टेंट है, लिख लो। फिर एक क्वेश्चन मेरे को जल्दी कराना पड़ेगा कि टाइम बहुत कम बचा है, जल्दी लिख लो थोड़ा सा। सर ये एडियोबेटिक वो प्रोसेस का मतलब वर्क डन है ना? हाँ, एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन है। ठीक है, जिसे देखो अब 1 मिनट ही बचा है, तो एक क्वेश्चन मैं ही तुम्हें करा रहा हूँ। देखो, सपोज करो मैं तुम्हें बोलूं, ये लिख लो यार, चलो या तो अपन अगर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कर लेंगे, लिख लो इसको, और कोई डाउट है तो इसमें पूछ लो। ये जो गामा है ना, ये अपन पढ़ेंगे। गामा जो होता है वो डिपेंड करता है कि कौन सी गैस है, ये मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कि गामा क्या चीज है। सर आपने क्वेश्चन स्टार्ट करा था k इक्वल्स टू पीवी गामा से, तो अपन उसको p1v1 गामा लिख के शुरू नहीं स्टार्ट नहीं कर सकते थे? यहाँ पे इस डेरिवेशन को, हाँ सर, जैसे अभी ये आपने उसको डेरिवेशन थर्ड में, इक्वेशन से शुरू करा। देख डेरिवेशन में क्या होता है, डेरिवेशन कभी भी वेरिएबल से चालू की जाती है, कांस्टेंट से चालू नहीं की जाती। तो ये यहाँ पे जो पी डीवी है ना, ये पी कोई कांस्टेंट नहीं है। इस पी का मतलब है कि सिस्टम के अंदर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना प्रेशर है, तो पी और वी के बीच में हमेशा क्या रिलेशन रहता है, इतना। वो P1 V1 गामा तो एक सब चीजें कांस्टेंट है, इससे तुम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अगर तुम्हें इंटीग्रेशन करना है